अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास एक न्यू टॉपिक है एंड दैट इज़ अरे। ठीक है, इसको अरे पढ़ते हैं, ARRAY या अरेज। तो यहाँ पे से हमारा क्या जो है एक चीज़ चेंज होती है, वो ये चेंज होती है कि यहाँ से हम CLO3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास फ्रॉम अरेज हमारे पास CLO3 स्टार्ट हो जाता है। CLO2 के जो टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए, जिसमें मेनली लॉजिक बिल्डिंग के हमारे पास टॉपिक्स थे, जैसे कि इसमें हमने सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स पढ़े, रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट पढ़े, फिर उसके बाद हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फंक्शंस पढ़े एंड देन हम उसी में एक पॉइंटर्स भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक्स थे वो सब जो थे हमारे लॉजिक बिल्डिंग के टॉपिक्स थे। यानी लॉजिक बिल्डिंग का मतलब ये है कि वो कुछ काम ऐसे हैं जो आप विदाउट दोज़ कॉन्सेप्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है? जैसे स्वैपिंग वाली अगर बात की जाए तो आप वो विदाउट पॉइंटर या पास बाय रेफरेंस के नहीं कर सकते थे, तो वो कॉन्सेप्ट समझ लें सॉर्ट ऑफ मस्ट में आ जाते हैं, वो आपको आने ही चाहिए। और आज से जो हम टॉपिक शुरू करेंगे नॉन-वर्ड जितने भी टॉपिक कवर होंगे ये सब सॉर्ट ऑफ फीचर्स हैं। इसके बगैर भी काम किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इन फीचर्स को यूज़ करके काम करेंगे तो यू कैन डू इट मोर इफेक्टिवली। आप इनसे अच्छे से काम कर सकते हैं, यानी लॉजिक से एज़ सच इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये अगर आप अपने कोडिंग में यूज़ करते हैं तो यू विल बी एबल टू कोड मोर एफिशिएंटली, यानी आप एक अच्छा कोड लिख सकते हैं। ठीक है? लॉजिक का ताल्लुक इफ एल्स, लूप, फंक्शन और इन सब चीज़ों में आ गया। अब हम आ रहे हैं फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स में हमारे पास है सबसे पहला टॉपिक अरेज़, और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से हमारे पास CLO3 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो अरेज़ क्या है, आज हम बेसिक्स देखेंगे, फिर इसके बाद सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और फिर मल्टी डायमेंशनल अरेज़ उसके बाद एक और जो हमारे पास इसके 3 लेक्चर्स हैं टोटल, उसमें हम कवर कर लेंगे। अच्छा, तो आज हमने बेसिक्स देखनी है बिल्कुल कि डिक्लेरेशन, इनिशियलाइज़ेशन और एरे को एक्सेस कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो वही बाय डेफिनिशन देख लेते हैं कि एरे क्या है हमारे पास। तो एरे कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ़ एक कलेक्शन है। कलेक्शन से मुराद ये है कि आपके पास मोर देन वन डेटा एलिमेंट होंगे, ठीक है? अंडर द सेम नेम या अंडर द सेम बैनर। ठीक है? तो आपको बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आई होंगी, अब तक हम कोडिंग कर रहे थे, आपने कोडिंग करते वक़्त कलेक्शन या ग्रुप पर सेम ऑपरेशन परफ़ॉर्म किया हो, ठीक है? जैसे कि एक सिनेरियो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हमने करा था कि सम सम करना था, टोटल मार्क्स हमने फाइंड आउट किए थे 5 सब्जेक्ट्स के, तो वहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 करके हमने लिया था। ये कह सकते हैं कि 5 स्टूडेंट की एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो हमने स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 किया था। तो उस वक़्त हम जो रिप्रेज़ेंट कर रहे थे वो सब के सब सेम थे, यानी सब स्टूडेंट थे या सब सब्जेक्ट्स थे। तो उस वक़्त सबके नेम्स अलग-अलग हमें लिखने पड़ रहे थे, ये सब्जेक्ट 1 है या स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, सो ऑन। लेकिन अगर हम उस वक़्त एरे को जानते होते, तो हमारी कोशिश ये होती कि हम पाँचों स्टूडेंट को या 10 स्टूडेंट को या 100 ऑफ स्टूडेंट को यूजिंग सेम नेम स्टूडेंट उसको डिक्लेयर कर सकें, एक्सेस कर सकें या अंडर द सेम बैनर सारे के सारे स्टूडेंट ला सकें। तो एरे यही करता है कि अगर आपके पास सिमिलर डेटा एलिमेंट हैं, सिमिलर डेटा एलिमेंट से मुराद ये है कि सबकी डेटा टाइप का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है? यानी अगर आपके पास कलेक्टिव ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, तो आपके पास एक कलेक्शन होगा और कलेक्शन का सेम डेटा टाइप का होना ज़रूरी है। यानी एरे में अगर एलिमेंट हैं, से 5 एलिमेंट आप रखना चाह रहे हैं, तो पाँचों की डेटा टाइप इंटीजर ही होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ही मर्तबा डिक्लेयर करते हैं तो जो डेटा टाइप आप एरे को देते हैं, वही डेटा टाइप उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी मिल जाती है। ठीक? तो ये ध्यान रखना है कि डेफिनेशन को थोड़ा-सा मैंने आगे की बात बता दी है कि सेम डेटा टाइप से क्या मुराद है कि एरे क्या है? कलेक्शन है, ठीक है? यानी कंपाउंडेड डेटा टाइप है, समझ लें आप इस तरीके से कि इसमें एक एलिमेंट नहीं, मोर देन 1 एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है इसकी? वो सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। ठीक? तो ये हो गई एरे की बाय डेफिनिशन कि कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट है, लेकिन सारे डेटा एलिमेंट्स की डेटा टाइप सेम हो। दूसरी ख़ास बात एरे की आपको ध्यान ये रखनी है कि इसमें जब ज़ाहिर-सी बात है, एरे को मैं डिक्लेयर कराऊँगा तो मेमोरी लेगा, और मेमोरी जब ये लेगा तो मेमोरी में इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि एरे कंसेक्युटिव या एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस लेता है।
कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन को मैं ऐसा हाईलाइट कर सकता हूँ कि से आप अगर एक स्ट्रीट की बात करें, ठीक है? स्ट्रीट्स में मल्टीपल हाउसेज़ हैं, तो अगर आप बात करते हैं से पहले हाउस का एड्रेस है 1000, ठीक है? तो अब उसके बाद वाला जो जस्ट सेकंड एड्रेस है उसका एड्रेस क्या होना चाहिए? 1001 होना चाहिए। फिर उसके बाद वाले का एड्रेस क्या होना चाहिए? 1002 होना चाहिए। फिर उसके बाद वाले का एड्रेस क्या होना चाहिए? 1003 होना चाहिए। तो आपने देखा है कि स्ट्रीट में सारे एड्रेसेस सीक्वेंस में होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 1000 के बाद एक 1001 आया, फिर एक 2099 आ गया, एक 3000 एंड समथिंग आ गया। इस तरीके से एड्रेस की एलोकेशन नहीं होती। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि जैसे बिल्कुल एक स्ट्रीट एरे को आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक स्ट्रीट है और एक स्ट्रीट की एक लेन में आप हाउसेस की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट हाउस टिल द एंड सारे के सारे एडजेसेंट एड्रेसेस होंगे या सारे नेबर्स के एड्रेसेस क्या होंगे? एक के डिफरेंस पे होंगे। +1 या -1 के डिफरेंस पे आपको नेबर मिल जाएँगे। तो एरे की एक और ख़ास बात क्या है कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब ग्रुप में मेमोरी एलोकेट करते हैं यानी बंडल की फॉर्म में। मेमोरी एलोकेट होगी अगर 1000 से आपने एलोकेट शुरू करी और 10 एलिमेंट्स लिए तो 1000 से लेकर 1009 तक की पूरी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। कोई भी बीच में ऐसा हाउस नहीं हो सकता या एलिमेंट नहीं हो सकता जिसका एड्रेस सीक्वेंस में ना हो। ठीक है? सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन या ज़्यादा बेहतर वर्ड यही है कि एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस मिलती हैं। एडजेसेंट का मतलब यही है कंसेक्यूटिव होंगी, साथ-साथ होंगी। ठीक है? तो ये एक दूसरी बात हाइलाइट हो गई एरे की कि मेमोरी एलोकेशन में बीच में गैप्स नहीं होते। पूरा का पूरा एरे कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस एलोकेट करवाते हैं। ठीक है? मोर ऑन दैट लेटर। आगे बढ़ते हैं डिक्लेरेशन की तरफ। डिक्लेरेशन पे अगर ध्यान दें तो ये है जस्ट एरे की डिक्लेरेशन, ये सिंटैक्स। बिल्कुल वैसे ही किया है मैंने। कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप लिख रहा हूँ, एक्स मेरे वेरिएबल का नेम है और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए। आपको याद होगा शुरू से मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि जहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं वहाँ राउंड होंगे, जहाँ कर्ली ब्रैकेट्स हैं वहाँ कर्ली होंगे। हम किसी भी ब्रैकेट को इंटरचेंज नहीं कर सकते और अब तक हमने कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं किया था। तो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि ये सी लैंग्वेज में और मोस्टली तकरीबन 99% लैंग्वेजेज़ में पर 99 क्या बल्कि 100 ही कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं आई जिसमें एरे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे के लिए डिनोट या डेडिकेटेड ना हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं एरे को डेडिकेट किए गए हैं। यानी अगर आपने एरे बनाना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। नॉट राउंड ब्रैकेट, नॉट कर्ली ब्रैकेट, नथिंग एल्स। जब भी आपने एरे बनाना है क्या यूज़ करेंगे? आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर है वो बेसिकली ये बता रहा है कि मैं कितना बड़ा एरे या कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स रखना चाह रहा हूँ। सिंपल इज़ दैट। ठीक है? तो करैक्टर ये बता रहा है कि करैक्टर आएँगे, एक्स मेरे वेरिएबल का नाम है और 8 ये बता रहा है कि टोटल 8 एलिमेंट्स मैं एलोकेट करा रहा हूँ, यानी मेरे कलेक्शन में इस वक़्त 8 एलिमेंट आ सकते हैं और हर एलिमेंट की डेटा टाइप क्या होगी? करैक्टर होगी। ठीक? तो ये डिक्लेरेशन ने ये बात बताई बिल्कुल वैसे ही है डिक्लेरेशन से फ़र्क क्या है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अब एक नंबर लिख दिया वेरिएबल के साथ। पहले सिर्फ़ मैं वेरिएबल का नाम लिखता था, अब मैंने वेरिएबल के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स करे हैं और उसमें नंबर दे दिया। तो ये चीज़ क्या कर रही है? ये बता रही है कि मोर देन 1 एलिमेंट है और कितने हैं इस वक़्त? 8 हैं। अच्छा 8 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैं थोड़ा-सा आपको इसको ड्रॉ करके बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हुआ ये है कि मेमोरी में मेरे पास कुछ यहाँ बना देता हूँ ऊपर की लाइन्स पे, इस तरह का कुछ मैंने एलोकेट कर लिया, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास से 8 लोकेशंस हैं, 8 लोकेशंस में कैसे बता सकता हूँ चलें, कोशिश करता हूँ ये हाफ़-हाफ़ करके इसको 8 में ब्रेक कर देता हूँ। तो 8 मेमोरी लोकेशंस जो हैं मैंने यहाँ पे रिज़र्व करवा ली हैं। कैसे रिज़र्व हुई हैं देख लेते हैं यहाँ पे ये हो गई 2 और ये आ गई मज़ीद हमारे पास 2 ठीक है। और सिमिलरली मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ हाफ़-हाफ़ में। तो मैंने इस तरह मेमोरी एलोकेट कराई है और ये सारी की सारी मेमोरीज़ एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट है इसलिए मैंने ये 8 के 8 सेल एक साथ बनाए, बीच में कोई गैप नहीं है।
ठीक है, तो ये मैंने मेमोरी एलोकेट करा ली। इस पूरी मेमोरी का नाम जो है, इस पूरी मेमोरी का नाम है एक्स। ये पूरा का पूरा कहलाएगा एक्स, फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, यानी इस पूरे पॉइंट तक ये पूरा का पूरा कहलाएगा एक्स। क्योंकि मैंने ये कहा है कि मैं एक्स नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, 8 है। तो आप टोटल काउंट कर सकते हैं, सेल आए हैं इसमें 8। ठीक है, इनका कोई ना कोई मेमोरी का एड्रेस होगा, से वो एड्रेस है। अगर पहला एड्रेस मैं कह देता हूँ 1010 है, कुछ भी एड्रेस हो सकता है, मैं इसे सपोज कर रहा हूँ। अगर पहला एड्रेस 1010 है तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, 1011 होगा। अगला एड्रेस क्या होगा, 1012 होगा। ये वो वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई कि एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन और सो ऑन काउंट करते करते आखिरी एड्रेस क्या होगा मेरे पास, 10 जी क्लास। आखिरी एड्रेस क्या होगा, एनीवन? आखिरी एड्रेस क्या होगा मेरे पास? मेरे पास आखिरी एड्रेस होगा 1017, क्योंकि मैंने काउंटिंग स्टार्ट की थी 1010 से, यानी 10 से अगर काउंट करें तो 8th एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा 7। ठीक है, तो ये मेरे एड्रेसेस हो गए, लेकिन डजेंट मैटर, भी सिर्फ मैंने ये बात बताने के लिए एड्रेसेस लिखे हैं कि एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन से क्या मुराद है। ठीक, अब आते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ, मुझे मेमोरी में एलिमेंट को एक्सेस करना है, मैंने ग्रुप तो बना दिया, मेरे पूरा का पूरा ग्रुप कहलाता है एक्स। लेकिन मैं एक्स को एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला सेल मिलेगा, क्या ये वाला मिलेगा, क्या ये वाला मिलेगा? कौन से सेल को एक्सेस करूंगा अगर मैं एक्स लिखूंगा? तो इसका जवाब है मुझे नहीं पता कि कौन सा एक्स मिलता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस स्ट्रीट में से जाके से ये पहला वाला एक्सेस करना चाहता हूँ, यानी मुझे चाहिए इसके अंदर जो भी वैल्यू है मुझे उसे एक्सेस करना है, या मुझे चाहिए जो इसमें फिफ्थ वाले में मौजूद है इसके अंदर एक्सेस करना है, मैं इसमें से 8 में से कोई एक पर्टिकुलर सेल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान सी जो है तरीका है, जो सी लैंग्वेज और हर लैंग्वेज जैसे कि मैंने बताया फॉलो करती है, वो है नंबर्स। यानी मैं एक्स के अंदर नंबरिंग कर देता हूँ, लेकिन बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वो नंबरिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 0। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो नंबरिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 0, अगला 1, और चूँकि वही मैंने बताया ना, ये स कंसेक्यूटिव हैं, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथे को 3 कह रहे हैं यहाँ पे हम, काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट हुई है, देन 4, देन 5, 6 और देन लास्ट वाले को कहेंगे 7। तो यानी टोटल 8 एलिमेंट हैं, तो मेरी काउंटिंग होगी हमेशा 0 से लेकर 7। अगर टोटल 10 एलिमेंट होते तो मेरी काउंटिंग होती 0 से 9, टोटल 100 एलिमेंट होते तो मेरी काउंटिंग होती 0 से 99, टोटल 1000 होते तो मेरी काउंटिंग होती 0 से लेकर 999। यानी जितना भी टोटल साइज़ है उसमें से एक माइनस तक जाती है काउंटिंग मैक्सिमम नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है 0 से। तो ये तरीका है एरे को एक्सेस करने का। यानी अगर मैं पहली लोकेशन को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं लिखूँगा एक्स, ब्रैकेट के अंदर नंबर लिख दूँगा, ठीक है? वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर नंबर लिख लूँगा। x0 लिखने का मतलब क्या है कि मैं पहले वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं x1 लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं दूसरे वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एंड सो ऑन 2, 3, 4, और x7 का मतलब क्या है कि मैं सबसे लास्ट वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल के व्यू पॉइंट से x7 का मतलब है लास्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, तो एरे का एक्सेस करना बड़ा आसान है। आप नाम लिखेंगे और नाम के आगे आपको लिखना होता है उसका एलिमेंट नंबर, और एलिमेंट नंबर को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट, मोर कॉमनली यूज वर्ड क्या है, इंडेक्स है। यानी आप इस तरीके से एरे को एक्सेस कर सकते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे एरे का नंबर। ठीक है, एरे इंडेक्स क्या है, अ वैल्यू और एक्सप्रेशन इनक्लोजिंग ब्रैकेट्स आफ्टर द एरे नेम स्पेसिफाइंग विच एरे एलिमेंट टू एक्सेस। तो एरे का नाम इटसेल्फ खुद कुछ वो मैटर नहीं करता, आपको उसके आगे बताना पड़ता है कि मैं उस कलेक्शन के अंदर कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्स लिख देंगे तो इससे भी एक मुराद है, वो आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे कि इससे मतलब क्या है कि मैं अगर सिर्फ एक्स लिखूंगा तो क्या चीज़ रेफर होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। एरे क्या है,
कलेक्शन है, लेकिन सबकी डेटा टाइप सेम होती है। क्यों? क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन में कैरेक्टर लिख दिया, तो 8 एलिमेंट हैं, तो 8 की डेटा टाइप कैरेक्टर ही आ गई। ठीक है? और एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं उसके साथ नंबर असाइन करता हूँ और नंबर को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट डेडिकेटेड हैं सी लैंग्वेज में फॉर एरेज़। और जो एरे की एलिमेंट की काउंटिंग है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 टू n-1 वेयर n रिप्रेजेंटिंग साइज ऑफ एरे। ठीक है? n-1 का मतलब है लास्ट एलिमेंट। n अगर उसका साइज है, n जेनेरिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन हमेशा लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या होगी? n-1 यानी 8 है तो 8-1 7 आ जाएगी। 100 है तो 100-1 99 आ जाएगी। एंड इसी तरह कोई सा भी नंबर हो तो जेनेरिकली कहा जाए तो n-1 लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स होती है। ठीक है? यहाँ पे अगर किसी को कोई क्यूरी, कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो इसमें कुछ भी डेटा हो सकता है। मैं यहाँ पे 5 रख सकता हूँ, लेकिन कैरेक्टर डेटा टाइप है तो वो सिंगल कोट्स में होगा। मैं इधर ए रख सकता हूँ, लेकिन वो भी सिंगल कोट में होगा क्योंकि ये कैरेक्टर है। मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर होना चाहिए, यानी आस्की चार्ट में से कुछ भी। सिंगल डिजिट वैल्यू, सिंगल कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है? तो खामोशी को मैं अज़्यूम करता हूँ नो कन्फ्यूजन, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एरे की डिक्लेरेशन तो आपने सीखी। अब बात करते हैं एरे की इनिशियलाइज़ेशन पे। कह रहे हैं कि अगर आप एरे को इनिशियलाइज़ नहीं करते, ठीक है? इनिशियलाइज़ ना करने का मतलब अभी जो पीछे था, पीछे सिचुएशन में मैंने उसको इनिशियलाइज़ नहीं किया था और इनिशियलाइज़ नहीं करता हूँ, तो कह रहे हैं ये डिपेंड करता है कि एरे आपने लोकली यानी लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है या ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो अगर तो वो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपने यानी फंक्शन के अंदर एरे को डिक्लेयर किया है, तो उस सूरत में आपकी जो वैल्यूज़ एरे में इनिशियली होंगी, यानी अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो वो सब अनडिटरमाइंड या गार्बेज वैल्यूज़ होंगी, अननोन कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैंडम डेटा उसमें हो सकता है क्योंकि आपने उसको फिल नहीं किया, ठीक है? तो उस वक़्त अगर आपने सिर्फ़ डिक्लेरेशन की तो उसके अंदर गार्बेज डेटा होगा अगर वो लोकल वेरिएबल है। लेकिन अगर ग्लोबल या स्टैटिक टाइप का हुआ, ठीक है? ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होते हैं, लेकिन अगर लोकल वेरिएबल से पहले आप स्टैटिक लगा दें, तो वो भी ग्लोबली की तरह बिहेव करते हैं। उस केस में अगर आप कुछ भी इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे, तो आपकी वैल्यूज़ होंगी ज़ीरोज़, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, ज़ीरोज़ फॉर इंटीजर, फ्लोट और आपकी क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के लिए एम्प्टी होती है, कैरेक्टर के लिए भी। कोई क्यूरी आई है मेरे पास? नहीं, मेरे पास रेंडस आई है। ठीक है, तो एरे को या किसी भी वेरिएबल को हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप इनिशियलाइज़ कर दें, ठीक है? या अगर आप नहीं करने वाले हैं तो अगली लाइन में आप स्कैनएफ या किसी तरीके से यूज़र से इनपुट लेके उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करें, ठीक? नहीं करते हैं तो वो वैल्यूज़ अनडिटरमाइंड या गार्बेज्ड होती हैं। यानी आप उस पे कुछ इन्हिसार नहीं कर सकते, उस पे कोई कंडीशन नहीं बना सकते, कुछ भी गेस नहीं कर सकते। तो फिर बात आती है कि अगर मैं इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ एरे को तो क्या कर सकता हूँ, कैसे करूँगा? इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल सा है, मैं यूज़ करूँगा कर्ली ब्रैकेट्स। बिल्कुल ऐसे ही कि मैंने यहाँ लिखा आईएनटी, एरे का नाम आ गया बिली, कोई भी नेम हो सकता है, आगे ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा साइज़ ऑफ एरे यानी 5 और फिर उसके बाद मैंने इक्वल्स टू लिखा और इक्वल्स टू के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में 5 वैल्यूज़ सप्लाई कर दी, तो ये ऑटोमैटिकली 5 वैल्यू असाइन हो जाएँगी। 16 ज़ाहिर-सी बात है पहले असाइन किया गया तो ये 0 वाली इंडेक्स को असाइन होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाली इंडेक्स को असाइन होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरी वाली इंडेक्स या लोकेशन को असाइन होगा, चौथा एलिमेंट चौथे को असाइन होगा और पाँचवाँ एलिमेंट पाँचवें को असाइन होगा। तो ये इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट असाइन हो जाएगा एरे को फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन टूवर्ड्स लास्ट लोकेशन। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, आप कहें कि सर मैं 5 लिख के 4 वैल्यूज सप्लाई करूँ तो क्या होगा? तो उस सूरत में 4 एलिमेंट असाइन हो गया और 5वां एलिमेंट ज़ाहिर-सी बात है आपने असाइन नहीं किया तो वो आ जाएगा गार्बेज।
या ये सवाल भी उठ सकता है कि सर मैं 5 लिख के आगे 6 वैल्यू सप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? तो 5 लिख के 6 वैल्यू पे आपको डेफ़िनेटली एक कंपाइलेशन का एरर मिलेगा कि आपने एरे जो है यानी इट्स लाइक कि आपके पास एक अल्लाह करे ऐसा हो कि आपके पास एक स्ट्रीट में 5 हाउसेज़ हैं जो आपके नाम है, ठीक है? 5 प्लॉट्स थे, आप गए, आपने उस पे कंस्ट्रक्शन करी, जो मर्ज़ी करें, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपने 5 के साथ जो छठा जो आपका नहीं था, उस पे जाके कंस्ट्रक्शन शुरू करी तो क्या होगा? आपको पता है कि आपके ऊपर केस हो जाएगा और वॉयलेशन होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही एरे में भी है कि अगर आपने लोकेशन रिज़र्व कराई है 5 और छठी लोकेशन पे राइट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है? तो एरे इनिशियलाइज़ेशन कैसे की जा सकती है? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप डेटा दे देंगे। यहाँ पे इंटीजर टाइप का था तो मैंने सब इंटीजर दिए। से अगर कैरेक्टर टाइप का होता तो मैं कैरेक्टर देता विथ सिंगल कोट्स। ठीक है? तो मैं जिस डेटा टाइप का हो वेरिएबल हो उसी टाइप का मैं डेटा सप्लाई करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात क्या कह रहे हैं कि अगर आप इनिशियलाइज़ कर ही रहे हैं एरे को तो यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है वो आपके पास जो है ऑप्शनल हो जाता है। यानी अगर आप आगे डेटा दे ही रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप नंबर भी बताएं। क्यों? क्योंकि सी कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो जितने नंबर आप आगे देंगे उसको काउंट करके खुद ही से मेमोरी में उतना ही स्पेस रिजर्व कर देगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप शुरू में डेटा दे रहे हैं तो आप साइज ना लिखें, यानी इट्स नॉट अ बिग थिंग। आप लिखना चाहें लिख दें, लेकिन ये चीज़ ऑप्शनल हो जाती है क्योंकि सी कंपाइलर जो है आपका आगे से काउंट करके इसको खुद ही से उतने ही साइज़ असाइन कर देगा जितने आप इसे एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने बिली नाम का एरे हॉरिज़ॉन्टल बनाया है, मैंने जो आपको बना के दिखाई वर्टिकल डज़न्ट मैटर मेमोरी की रिप्रेज़ेंटेशन है और इनके कोई ना कोई एड्रेसेस होंगे। ये मेमोरी में बताया जा रहा है और 16 का भी कोई एड्रेस होगा, 2 का भी होगा, 77 का भी होगा, 40 का भी होगा एंड 12071 का भी होगा। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात है कि वो सारे के सारे एड्रेस कंसेक्यूटिव होंगे यानी साथ-साथ होंगे, एडजेसेंट होंगे। बीच में कोई गैप एड्रेसेस में नहीं आ सकता। ये एरे की समझ लें कि फीचर्स में से है, ठीक है? कि सारे एड्रेसेस साथ-साथ होते हैं। तो ये हो गई एरे की इनिशियलाइज़ेशन कैसे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स में आप सिंपली डेटा सप्लाई कर दें और एरे की वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड एक्सेस कैसे करना है एरे को? एक्सेस करने के लिए आपको 2 चीज़ मेंशन करनी पड़ती है एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को, जैसे मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि एरे का नाम और उसकी इंडेक्स। इंडेक्स ये बताती है कि उस एरे में आप किस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है? जैसे कि अगर इस लाइन की बात की जाए बिली 2 और इक्वल्स टू 75, तो इसका मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ 75 को कॉपी करना चाह रहा हूँ बिली 2 वाले एलिमेंट पे। यानी बिली की सेकंड वाली लोकेशन जो कि एक्चुअली थर्ड एलिमेंट है, ठीक है? फिर कह रहा हूँ जो कि एक्चुअली थर्ड एलिमेंट है क्योंकि न काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, उस जगह पे वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी 75। यानी अगर ये ऑपरेशन मैं परफ़ॉर्म करूँगा, तो इससे क्या होगा कि बिली की सेकंड वाली लोकेशन पे देख लेते हैं हम क्या था? बिली की सेकंड वाली लोकेशन पे 77 की जगह पे क्या ओवरराइट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 75 और प्रीवियस डेटा जो भी था वो ओवरराइट हो जाएगा। इस ऑपरेशन से ये होगा क्योंकि मैंने बिली को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था, तो इसका मतलब है ये राइट होगा या ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है? तो राइट करने के लिए मैं इस तरीके से कर सकता हूँ और रीड करना भी बिल्कुल सिमिलर ही है। बस फ़र्क क्या है कि मैं बिली को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे रख देता हूँ। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि जो भी वैल्यू होगी वो कॉपी होके किस में चली जाएगी? ए में चली जाएगी। तो डज़न्ट मैटर आप रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, आपको कॉमन सिंटैक्स फ़ॉलो करना है नेम फॉलोड बाय इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है? तो आपको यहाँ पे नेम और इंडेक्स देनी होती है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, डज़न्ट मैटर आप उस पे से रीड करना चाह रहे हैं या उस पे से राइट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे वही बात बताई हुई है कि अगर मैं बिली 5 लिख दूँ, ठीक है? ध्यान रहे बिली में टोटल 5 एलिमेंट हैं, तो काउंटिंग कहाँ तक बनेगी 0 से लेकर 4 तक। वैलिड नंबर्स क्या हैं इंडेक्स के 0 से 4। अगर मैं बिली 5 लिख दूँ तो क्या होगा? वही होगा जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप 6 हाउस पे अगर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो एक्सेस वायलेशन हो जाएगी और कंपाइलर यहाँ पे रन टाइम कंपाइलर भी एरर जनरेट कर सकता है और अगर कंपाइलर नहीं करेगा तो रन टाइम पे आपका प्रोग्राम क्रैश हो सकता है।
ठीक है। आप रीड कर सकते हैं 6 लोकेशन को, लेकिन राइट नहीं कर सकते, क्योंकि रीड इज़ हार्मलेस ऑपरेशन। रीड इज़ लाइक कि आपके पास 5 घर थे, कोई मसला नहीं, आप छठे घर को देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखने में तो कोई हर्ज नहीं, आप हैं अच्छा अच्छा बना हुआ है घर, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप प्लॉट को भी देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन आप उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट कर सकते, यानी उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो ये वायलेशन में आएगा, यानी राइट एक्सेस नहीं है। रीड तो कोई भी कर सकता है, रीड पे कोई इश्यू नहीं है। तो रीड पे कोई कंपाइलेशन एरर, कोई वार्निंग नहीं आएगी, लेकिन राइट करने की सूरत में एरर जनरेट होगा। ठीक, तो ये बात हो गई। एक और टर्म जब हम एरे से डील कर रहे होते हैं बार-बार आती है, वो है बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का मतलब ये है कि एरे में ज़ाहिर-सी बात है मोर देन 1 एलिमेंट है, तो कहीं न कहीं से कोई ना कोई एलिमेंट तो पहला एलिमेंट होगा ही। किसी एलिमेंट को तो मैं कह रहा हूँगा ना कि ये पहला एलिमेंट है, बाकी सब एलिमेंट इसके पीछे आने वाले हैं या इसके बाद आने वाले हैं। तो वो जो पहला एड्रेस होता है ना, पहले वाले डेटा का, यानी बिली ज़ीरो का अगर बात की जाए, जो एड्रेस है, एड्रेस, चूँकि एड्रेस की बात कर रहा हूँ, तो उसके एड्रेस को मैं कहता हूँ बेस एड्रेस, यानी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन इज़ कॉल्ड बेस एड्रेस। ठीक है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन इज़ कॉल्ड बेस एड्रेस। यानी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको मैं अभी बल्कि आगे एग्ज़ाम्पल आएगी ना फंक्शन वाली, तो वहाँ बताता हूँ कि बेस एड्रेस से क्या मुराद है। यानी बेस एड्रेस क्यों मैटर कर रहा है, मैं क्यों पहली लोकेशन के एड्रेस पे इतना एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल ये बात जान लें कि एड्रेस ऑफ बिली ज़ीरो यानी ये लिखूँ, या सिंपली अगर मैं एरे का नाम भी लिख देता हूँ, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना कि सिंपली अगर मैं नेम लिख दूँगा तो इससे भी कोई मुराद है। तो इससे मुराद ये है कि मैं एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन की बात कर रहा हूँ, या सिंपली बिली लिख दूँ या एड्रेस ऑफ बिली ज़ीरो, दे बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है? तो नॉर्मली हम सिर्फ बिली लिख देते हैं और इससे मतलब होता है बेस एड्रेस, यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, तो ये टर्म भी याद रखिएगा। बेस एड्रेस से मुराद क्या है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एरे। कोई सा भी एरे हो सकता है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट की जो लोकेशन होगी उसे कहा जाता है बेस एड्रेस। और उसको हम शॉर्ट हैंड में सिर्फ एरे का नाम भी लिख दें तो एक ही बात है, प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स दोनों वैलिड है। यानी मैं ये लिख दूं तब भी काम चल जाएगा, या सिंपली ये लिख दूँ तब भी काम चल जाएगा, दोनों से मुराद एक ही बात है, यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन। ठीक, ये हो गई एरे की एक्सेस करने की बात। कोई एग्ज़ाम्पल आ जाए तो आगे चलें। एग्ज़ाम्पल से पहले आप लोग देखिए ये, और मैं इसमें से कुछ हाइलाइट हटा देता हूँ। जी, तो ये अब आपके सामने, आप मुझे बताइए कि इससे एरे के कौन-कौन से एलिमेंट चेंज होंगे और उनके रिज़ल्ट क्या-क्या आएँगे? ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो रहे हैं एरे पे। आपने सिर्फ़ मुझे ये बताना है, जैसे कि x3 इक्वल्स टू हो रहा है, तो कौन-कौन सी वैल्यूज़ चेंज होंगी एरे की और क्या होंगी? बस जो चेंज होंगी वो बता दें, जो वैसी रहने वाली हैं उनको रहने देते हैं। तो आप टेक्स्ट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, चैट बॉक्स में, कि कौन-कौन सी वैल्यू चेंज होंगी और अपडेट होने के बाद क्या वैल्यूज़ बन जाएँगी, यानी क्या रिज़ल्ट आएगा? जी क्लास, वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के आंसर्स का। हसन, इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएँ कि एरे का कौन-सा एलिमेंट? एनीवन हसन के अलावा? क्या बात है, आज आप लोग अटेंटिव नहीं लग रहे हैं मुझे। x3 चेंज हो जाएगा 25, श्योर अबाउट इट? x2
चेंज हो जाएगा 28। अच्छा जी, देख लेते हैं। x2 को देखा जाए तो x2 इक्वल्स टू x0 प्लस x1। ठीक, तो हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले देखते हैं x3। x3 को 25 किया तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है चेंज होकर हो जाएगी पहले तो 25.0 या 25। ठीक है, 0.0 अभी नहीं लगा रहा लेकिन आपको पता ही है। देन उसके बाद सम होगा। सम क्या है, x0 और x1 का सम है। x0 x1 का सम है तो ये कितने होंगे, 16 प्लस 12 28 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सम एरे का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे पता है 28 हो जाएंगे। फिर सम में मैं प्लस इक्वल्स टू x2 कर दूं, यानी 28 में मैं x2 की वैल्यू को ऐड कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। तो ये देखें सम यहाँ पे 34 हो जाएगा। देन x3 की जो भी वैल्यू है उसमें मैं प्लस कर रहा हूँ 1.0। तो x3 की वैल्यू 25 थी, इसमें प्लस 1 करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। यानी अपडेटेड वैल्यू ऑफ x3 इस वक्त क्या है, पहले 25 हुई थी, अब 26 हो गई है। तो चेंज होकर ये हो गया मेरे पास 26। देन x2 इक्वल्स टू x0 और x1, तो ये वही है अभी जो हमने ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया 28। तो इसमें एक्चुअली मेरे पास दो वैल्यूज चेंज होंगी, एक x3 की वैल्यू चेंज होगी जो कि हो जाएगी 26, और एक x2 की वैल्यू चेंज होगी जो कि हो जाएगी 28। तो वेरीफाई कर लें, सब डेटा वैसा ही है, सिर्फ x2 चेंज हुआ है जो कि 28 हो गया है, और x3 चेंज हुआ है जो कि 26 हो गया, क्योंकि एरे पर मैंने सिर्फ इन दो पे राइट किया, बाकी जो हैं रीड ऑपरेशंस हुए हैं। ठीक, तो ये जस्ट एग्जांपल थी कि किस तरीके से मैं डेटा मैनिपुलेट कर सकता हूँ यूजिंग एरे। तो आगे बढ़ते हैं, रियल एग्जांपल पे चलते हैं प्रोग्रामिंग की। तो ये हुई बिली वाली एग्जांपल है। अब आप लोग बताइए कि इस एग्जांपल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसमें मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है बिली, मैंने साइज़ नहीं दिया लेकिन आगे उसको 5 एलिमेंट सप्लाई कर दिए तो साइज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आईएनटी एक एन लिया है और रिजल्ट इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में एक लूप है और वो लूप 0 से स्टार्ट हो रही है, लेस देन 5 यानी 4 तक जाएगी, इंक्रीमेंट हो रही है और उसके अंदर रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू बिली एन लिखा हुआ है। तो आप लोगों से सवाल ये है कि प्रिंट एफ में क्या प्रिंट होगा? जी क्लास, मैंने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हुए बताता गया हूँ कि हो क्या रहा है, एक लूप है और लूप के अंदर एक ऑपरेशन है, ज़ाहिर सी बात है बार बार परफॉर्म होगा, परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट की वैल्यू अपडेट होगी। तो आपका क्या ख्याल है रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी? ठीक, सम ऑफ ऑल 5 नंबर्स। मेरे पास एक जवाब आया है शारिक का और सही है ये जवाब, सम ऑफ ऑल 5 नंबर। क्योंकि होगा क्या कि जब मैं पहली दफ़ा रिजल्ट में प्लस इक्वल्स टू बिली करूँ, मैंने यहाँ लिखा है देखिए एन, और एन की वैल्यू इनिशियली क्या है 0, यानी बिली 0, बिली 0 का मतलब है 16। 16 कहाँ चला जाएगा, रिजल्ट के अंदर चला जाएगा, तो रिजल्ट के अंदर इस वक्त वैल्यू आ जाएगी 16। फिर उसके बाद जब सेकंड आइटरेशन आएगी तो ये वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी, मेरे पास क्या हो जाएगी ये वैल्यू 1। और बिली 1 की बात की जाए तो बिली 1 में क्या लिखा हुआ है 2, और रिजल्ट में ऑलरेडी है 16, तो 16 प्लस 2 इज़ 18 हो जाएगा। फिर जब रिजल्ट की वैल्यू चेंज होगी तो अगली मर्तबा क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी तो उसमें 77 ऐड होगा, फिर 3 हो जाएगी तो उसमें 40 ऐड होगा, फिर 4 हो जाएगी तो उसमें 12071 ऐड होगा, और फिर 5 होगी तो 5 के केस में तो आपको पता ही है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट, और टर्मिनेट होने के बाद मैं प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट में जो भी है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम क्या कर रहा है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे कर रहे हैं। ठीक है, सम कर रहा है सिंपली ऑल एरे के एलिमेंट का। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल को कराने के पीछे जो पर्पस है वो ये है आपको बताने का कि एरेज और लूप्स हैंड टू हैंड साथ साथ ही इस्तेमाल होते हैं। एरे का फुल पोटेंशियल सामने आता है जब आप उसे लूप के साथ यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अगर आप लूप नहीं लगाएंगे तो एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 5 हैं, 5 से 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। आप एक एक एलिमेंट को मैन्युअली लिख कर एक्सेस तो नहीं करना चाहेंगे ना कि हर मरतबा नंबर लिखो, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1। तो आप एरे को अगर लूप के साथ मर्ज कर देते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अगर यही काम मैं विदाउट एरे के करने कहता, आपको कहता कि 5 नंबर्स का सम करें, तो आपको 5 अलग-अलग वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते, और अगर मैं कहता यूज़र्स इनपुट लें तो 5 दफ़ा स्कैनफ भी करना पड़ता।
जबकि यहाँ पे क्या है कि मैं अगर स्कैनएफ भी लगा दूँ, तो मुझे सिर्फ लूप के अंदर स्कैनएफ लिखना है एक दफ़ा और हर मर्तबा क्या करना है बिली एन। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है वो हर एलिमेंट का नंबर चेंज होता जाता है। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, लूप इस बात का ध्यान रखती है और एरे लूप के साथ मिलके आपका प्रोग्राम को मोर एफिशिएंट बनाती है। जैसे कि मैंने चैप्टर के शुरू में ही बताया कि ये टॉपिक्स आपके प्रोग्राम को मोर एफिशिएंट बनाएँगे। अभी तक आप कुछ एक्सरसाइज़ करते आए होंगे जो एक्सरसाइज़ आपको लेंथी, डिस्क्रिप्टिव या हो सकता है कि ये भी ख़्याल आए बिल्कुल फ़ज़ूल हैं, लिखना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो उनके पीछे पर्पस यही था कि आपके ज़हन में इस तरह के ख़यालात आएँ, कि आप प्रोग्राम करते फ़ील करें कि ये ओवरहेड है। तो जब आप उन ओवरहेड्स को ऑलरेडी फेस कर चुके होंगे, तो अब आप जब आप एरे की इन्फॉर्मेशन आपके ज़हन में आएगी और जब आप रिविज़िट करेंगे उन टास्क तो आप देखेंगे कि आप उन टास्क को मोर बेटर वे या मोर एफिशिएंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। और यही आप देखेंगे लैब्स में भी और थ्योरी में भी कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, वही दोबारा से एज़ प्रैक्टिस दी जाएँगी। लेकिन अब हम उसको यूज़ सॉल्व करेंगे इन मोर इफेक्टिव वे यूजिंग अरेज़। ठीक है? तो अरेज़ और लूप्स जब आपके पास हों, तो आपका कुछ टाइपिंग ओवरहेड भी बच जाता है और प्रोग्राम मोर एफिशिएंट हो जाता है। जैसे कि एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है सम की। इससे पहले तक आप अगर सम करते थे, तो आप इतनी आसानी से सम नहीं कर पाते थे। ठीक है? इसका सम आ जाएगा और कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं क्योंकि प्रिंटफ में जस्ट रिज़ल्ट लिखा हुआ है। अरे एज़ पैरामीटर हमने फंक्शंस पढ़े, मैं फंक्शंस के साथ भी अरे को मर्ज कर सकता हूँ। यानी कि मैं किसी भी फंक्शन को अरे पास कर सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं किसी भी फंक्शन को अरे पास करूँ तो मुझे एक और चीज़ पास करनी पड़ती है, वो होती है उसकी लेंथ। ये बात आप याद रखिए। अरे जब भी पास करेंगे तो अरे के साथ उसकी लेंथ भी ज़रूर पास करेंगे या कोई भी ऐसा पैरामीटर जो ये बताए कि अरे के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं। अब इस बिल्कुल सिंपल सी एग्ज़ाम्पल को अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 2 अरे क्रिएट किए हैं, फर्स्ट अरे, सेकंड एरे। फर्स्ट एरे के अंदर 3 एलिमेंट हैं, सेकंड एरे के अंदर 5 एलिमेंट और सिंपली मैं इसको पास कर रहा हूँ एक फंक्शन को। प्रिंट एरे नाम का एक फंक्शन है, उसको मैंने पास कर दिया फर्स्ट एरे और सेकंड पैरामीटर मैं बता रहा हूँ कि कितने एलिमेंट। फिर जब ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो यहाँ पे आ रहा होगा फर्स्ट एरे में जो भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंटैक्स ये जो लिखा है ये देखें सिंटैक्स है एरे का। यानी नॉर्मल वेरिएबल पास करता हूँ तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाता, लेकिन जब मैं एरे पास करता हूँ तो वेरिएबल के नाम के आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। तो ये एक फ़र्क आ गया। एरे आ गया इसमें, यानी एरे फर्स्ट एरे इस वक़्त आर्ग बना हुआ है, ARG और लेंथ में आया हुआ है 3। तो ये वाली लूप जो लगी हुई है ये कितने टाइम्स चलेगी? 3 टाइम्स चलेगी और इस एरे में 3 एलिमेंट्स थे उनको प्रिंट कर देगी। फिर जब इसी फ़ंक्शन को मैं सेकंड एरे के रेफरेंस से कॉल करूँगा, तो मैं 5 पास कर रहा हूँ। तो उस वक़्त आर्क के अंदर क्या आया होगा, सेकंड एरे आया होगा यस, और एलिमेंट लेंथ में क्या आया होगा 5। तो जब मैं फिर इसको प्रिंट करूँगा तो ये लूप 5 टाइम चलेगी और मेरा आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर मेरा आउटपुट ये आएगा कि पाँचवें एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि मैंने फंक्शन के थ्रू एरे में डज़न्ट मैटर 3 एलिमेंट हैं, डज़न्ट मैटर 5 हैं, 50 हैं, मैं उनको प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है? लेकिन ये इस स्लाइड या इस टॉपिक या इस एग्ज़ाम्पल का असल पॉइंट नहीं है। असल पॉइंट ये है कि मैं क्या पास कर रहा हूँ फ़ंक्शन को? पहला सवाल तो यहाँ पे ये बनता है। मैंने सिर्फ़ लिखा है फर्स्ट एरे और सेकंड एरे। कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं एरे को क्या पास कर रहा हूँ यहाँ पे? तो जो असल सवाल है यहाँ पे ये बनता है, आप लोग बताइए मुझे फर्स्ट एरे लिखने का मतलब क्या है? मैं फ़ंक्शन को क्या पास कर रहा हूँ? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर मैं एरे का सिर्फ़ नाम लिखता हूँ तो उससे क्या मुराद होती है? जी एनीवन? अगर प्रिंट एरे के फ़ंक्शन को मैं सिर्फ़ एरे का नेम पास कर रहा हूँ तो इससे क्या मुराद है? एक्चुअली क्या चीज़ पास हो रही है? मतलब एरे में तो 3 एलिमेंट है फर्स्ट एरे में, तो मैं कौन-सा एलिमेंट पास कर रहा हूँ? पहला, दूसरा, तीसरा या क्या पास हो रहा है एक्चुअली? एनीवन? चलिए मैं बता देता हूँ खुद ही। अ, एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मैं सिर्फ़ एरे का नाम यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब होता है बेस एड्रेस, यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन।
तो इट मीन्स मैं अपने प्राइमरी एरे को अपने फर्स्ट एरे का बेस एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट भेज रहा हूँ। ठीक है? तो पहली बात तो हो गई कि मैं बेस एड्रेस भेज रहा हूँ। अब मेरे फंक्शन जो प्रिंट एरे उसको तो नहीं पता ना कि बेस एड्रेस के बाद कितने एड्रेसेस तक मुझे प्रिंट कराना है। तो इसलिए मैंने साथ में 3 भी भेजा। ये बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एड्रेस, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम बेस एड्रेस आपने 3 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। तो वो लूप इसीलिए 3 दफ़ा चलाएगा और इसीलिए मैंने बताया कि जब भी आप एरे को पास करेंगे, तो आप लेंथ भी देंगे, ताकि आपके फंक्शन को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि स्टार्ट कहाँ से करना है एरे को और एंड कहाँ पर होगा एरे। तो इसीलिए जब मैंने सेकंड एरे को कॉल किया तो मैंने उसको ये बताया सेकंड एरे को स्टार्ट तो यहाँ से करना है, यानी स्टार्टिंग एड्रेस सेकंड एड्रेस ये है, सेकंड एरे का बेस एड्रेस ये है और ये स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आपने 5 कंसेक्यूटिव एड्रेस तक प्रिंटफ करना है वाया लूप। समझ में आई बात? तो इसीलिए जब भी मैं एरे पास करता हूँ तो बेस एड्रेस जाता है यानी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और फिर बाकी मैं बता देता हूँ टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। यानी जो भी काम करना है उसको ये काम करने वाले फंक्शन को ये तो पता हो कि एरे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एरे एंड कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन फंक्शन को नहीं होगी तो फंक्शन किस तरीके से आपके लिए रिजल्ट जनरेट करेगा। तो एरे में हमेशा पास किया जाता है बेस एड्रेस और उसकी लेंथ। ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। अभी मैं बार-बार कह रहा हूँ मैंने एड्रेस एरे का क्या पास कर रहा हूँ बेस एड्रेस, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस। यानी आई एम पासिंग एड्रेस टू अ फंक्शन। यानी इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शन को जब मैं एरे पास करता हूँ तो वो पास बाय रेफरेंस होता है। तो पास बाय रेफरेंस होने का मतलब ये हुआ कि मैं एक्चुअल एरे भेज रहा हूँ ना कि उसकी कॉपी। तो अगर मैं एक्चुअल एरे भेज रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रिंट एरे के फंक्शन में या जिस भी फंक्शन को मैं एरे पास कर रहा हूँ उसमें जो भी चेंजेस करूँगा अपने एरे पे तो वो चेंजेस एक्चुअल एरे में होंगी। पास बाय रेफरेंस की बात यही थी ना कि मैं एक्चुअल डेटा पे कर रहा हूँ तो मुझे एरे हमेशा ध्यान रहे कि पास बाय रेफरेंस ही होते हैं। ठीक है? एरे हमेशा पास बाय रेफरेंस ही होते हैं। तो कोई भी चेंजेस अगर आप फंक्शन में करेंगे सब फंक्शन में वो चेंजेस ओरिजिनल एरे में रिफ्लेक्ट होंगी। तो अब यहाँ से एक और बात हमारे सवाल उठता है कि अगर मैं पास बाय रेफरेंस कर रहा हूँ तो पॉइंटर कहाँ है? क्योंकि पास बाय रेफरेंस के लिए तो पॉइंटर ज़रूरी है। तो इसका जवाब ये है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ लाइन या फिर मैं चाहूँ तो इस जगह पर ये लाइन भी लिख सकता हूँ आईएनटी पॉइंटर एआरजी। दोनों काम करेंगे। फ़र्क क्या है? ये वाली जो चीज़ है ये जो मैंने ये लिखी है ये पॉइंटर नोटेशन है और ये जो नीचे लिखी हुई है ये एरे नोटेशन है। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों दरमियान एक रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप क्या है? वो रिलेशनशिप ये है कि मैं अगर से आपको बताना चाहूँ सिंपली कि अगर मैं लिख रहा हूँ एआरजी 0, ठीक है? मैंने 0 लिखने के बताया कि मैं 0 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली इक्विवेलेंट होता है किसके? ये इक्विवेलेंट है मुझे लिखना है एआरजी प्लस 0। लेकिन चूँकि मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंटर के वैल्यू से पहले आता है स्टार यहाँ पर। तो ये इक्विवेलेंट है। यानी ये जो मैंने लेफ्ट पे लिखा है ये मेरे पास एरे नोटेशन है और ये मेरे पास पॉइंटर नोटेशन है। यानी दोनों इक्विवेलेंट है सिर्फ़ लिखने का फ़र्क है। एक में मैं पॉइंटर्स के थ्रू लिख रहा हूँ, एक में मैं एरे के। यानी इन अदर वर्ड्स कहा जा सकता है कि एरेज़ आर आल्सो अ काइंड ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है? और ये कहलाते हैं कांस्टेंट पॉइंटर क्योंकि इनके एड्रेसेस चेंज नहीं होते, फिक्स होते हैं। यानी अगर मैं इधर 1 लिख दूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इधर भी 1 लिख देता हूँ। ये बात है। यानी यहाँ पे अगर मैं n लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैं n लिख लेता हूँ। एक ही बात है। तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो, तो यहाँ पे जो नंबर है, वही नंबर यहाँ पे ब्रैकेट में है। ये लेफ्ट वाली एरो नोटेशन है, ये राइट वाली पॉइंटर नोटेशन। यानी अगर मैं इस लाइन में ऊपर आईएनटी स्टार आर्ग लिखता, तो फिर मुझे नीचे हर जगह पे क्या लिखना पड़ता? ये लिखना पड़ता। क्योंकि ये है मेरी पॉइंटर इक्विवेलेंट ऑफ एरे। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगा दूँ यानी मुझे एड्रेस चाहिए तो क्या होगा? तो मुझे यहाँ पे भी एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पहले ही बताया गया एड्रेस या रेफरेंस ऑपरेटर और डीरेफरेंस ऑपरेटर अगर साथ-साथ आते हैं तो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट। ठीक है? तो विथआउट स्टार लिखूँगा तो एड्रेस, विद स्टार लिखूँगा तो वैल्यू। तो ये दोनों चीज़ें भी इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे
2-3 बातें हमने ये सीखी कि एरे जब भी पास करता हूँ फंक्शन को तो वो पास बाय रेफरेंस होता है, ठीक है? फिर चाहूँ तो मैं उसे एरे नोटेशन के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ, चाहूँ तो उसे पॉइंटर नोटेशन के थ्रू भी एक्सेस करता हूँ। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है? लेकिन ज़्यादा ईज़ी रहता है एरे नोटेशन, ठीक है? तो पॉइंटर नोटेशन अननेसेसरी हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं। तो पार्स बाय रेफरेंस होने लेकिन होता है, ये बात ज़हन में होनी चाहिए, बैकग्राउंड में पास बाय रेफरेंस हुआ है। पास बाय रेफरेंस होने का मतलब ये है कि एरे में जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो मैं एक्चुअल एरे में चेंजेस कर रहा हूँ, कॉपी में चेंजेस नहीं हो रही। तो वो मेरे एक्चुअल या मेन एरे में चेंजेस हो रही होंगी। ये बात ज़हन में रखनी है। तो जब भी एरे को आप किसी भी फंक्शन को पास करते हैं, डज़न्ट मैटर, आपने 2 चीज़ हमेशा पास करनी है, एक बेस एड्रेस जो कि ये बताएगा कि एरे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और लेंथ जो कि ये बताएगी कि एरे एंड कहाँ पे हो रहा है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेंगे तो आपका फंक्शन सही काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, या रीजन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पर एंड हो रहे हैं। ठीक है? तो ये हो गया, और लेक्चर ऑलमोस्ट एंड है। लेकिन एंड से पहले मैंने रखी हुई है एक एग्जांपल जो कि है तो आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि एक आप प्रैक्टिकल यूज़ देख सकें। एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें कहा जा रहा है कि आपको फंक्शन के थ्रू फाइंड करना है मिनिमम एलिमेंट इन एरे, यानी एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। आपने फाइंड ये करना है कि उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक मैंने एरे लिया और एरे को इनिशियलाइज़ नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर कर दिया और ये बता दिया कि इसमें 100 एलिमेंट आ सकते हैं। साइज़, लोकेशन, मिनिमम नाम के वेरिएबल कर लिए। साइज़ में मैंने प यूज़र से बोला कि आप ये बताएँ कि आप कितने एलिमेंट एंटर करना चाहते हैं। मैंने मैक्सिमम रख दिया ना 100। अब यूज़र तो हो सकता है सिर्फ़ 10 एलिमेंट ही एंटर करना चाहता हो, या 15 या 20, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि 100 की मैंने कैप लगा दी। तो यहाँ पे मैंने यूज़र से पूछा, जैसे यूज़र ने एंटर कर दिया 10, ठीक है? तो मैंने बता दिया भई यूज़र ने जो साइज़ दिया वो 10 है। नहीं, 100 में से सिर्फ़ मैं 10 जो है वो उन पे काम करूँगा, बाकी नहीं। मैंने एक लूप लगाई, लूप वही बात स्टार्ट करनी पड़ेगी 0 से, क्योंकि मैं एरे में डील कर रहा हूँ। लेस देन साइज़ जाऊँगा क्योंकि हमेशा लास्ट एलिमेंट साइज़ से कम होता है, और सिंपली यूज़र से स्कैनएफ कर दिया, ये देखिए सिंपल स्कैनएफ। एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है, एरे सी की वैल्यू पहले 0 होगी तो पहला एलिमेंट इनपुट होगा, 1 होगी तो दूसरा, 2 होगी तो तीसरा, एंड सो ऑन। आखिरकार जाके वैल्यू हो जाएगी 9, और 9 का मतलब होगा लास्ट एलिमेंट। एंड सिंपली फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन कॉल कर दिया जिसका नाम है फाइंड मिनिमम, और देखें फिर मैंने इसको 2 चीज़ें पास की हैं। एरे का बेस एड्रेस जो कि बताएगा स्टार्टिंग कहाँ से, और एरे का साइज़ यानी ये बताएगा टोटल एलिमेंट कितने, यानी एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है। तो इस फंक्शन का काम क्या है कि मुझे ये लोकेशन रिटर्न कर दे, यानी इंडेक्स रिटर्न कर दे। अब अगर वन्स मेरे पास इंडेक्स आ जाएगी तो मैं उस इंडेक्स से क्या निकाल लूँगा, अपना मिनिमम एलिमेंट निकाल लूँगा, ठीक है? और ये लोकेशन +1 करके मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कि यूज़र को मुझे ये थोड़ी बताना कि एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन नंबर 0, ठीक है? तो यूज़र के व्यू पॉइंट से लोकेशन काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट, तो मैं +1 करके वो 0 वाला जो है डिफरेंस उसे ओवरकम कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया मेन प्रोग्राम। असल लॉजिक कहाँ है? असल लॉजिक को बस मैं थोड़ा-सा बताऊँगा, क्योंकि ये आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा या लैब में हम देख लेंगे। तो ये रहा फंक्शन फाइंड मिनिमम, थोड़ा-सा आइडिया दूँगा। इसमें ए में एरे आ गया मेरे पास, एंड में साइज़ आ गया, और इनिशियली मैंने ये लाइन लिख ली। इनिशियली मैंने कह लिया कि भई सबसे पहला वाला एलिमेंट मिनिमम है, और इंडेक्स में 0 स्टोर कर लिया, यानी 0 वाला एलिमेंट मिनिमम और 0 ही मेरी इंडेक्स। अगर मुझे फाइंड करना हो कि मिनिमम एलिमेंट कौन-सा है, तो आपके ख़्याल में क्या तरीका होगा? मैं कैसे कर सकता हूँ? आप प्रोग्रामिंग को भूल जाएँ, इन जनरल बताएँ कि मुझे पता करना हो कि किस स्ट्रीट में से, ऐसी एक सिंपल बताता हूँ कि 100 घर हैं एक स्ट्रीट में, और आप अभी पे जहाँ इस लोकेशन पे खड़े हैं, आप यहाँ से देख के नहीं बता सकते कि सबसे टॉलेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग कौन-सी है, ठीक है? यानी नंबर ऑफ फ्लोर्स किस बिल्डिंग में सबसे कम है, ये कह लेते हैं। यानी आपने ये फाइंड आउट करना है इन 100 घरों में सबसे छोटा घर कौन-सा बना हुआ है जिसकी हाइट सबसे कम हो, मिनिमम की बात कर रहे हैं तो। तो आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि चलें मैं इसी को मिनिमम मान लेता हूँ जिस पे मैंने स्टार्ट किया है। आप आगे बढ़ेंगे, दूसरा घर चेक करेंगे, अगर वो बड़ा है तो आप तीसरे पे आ जाएँगे, तीसरा भी बड़ा है तो और आगे आ जाएँगे।
लेकिन आपको पता चलता है चौथे घर पे आप जब पहुँचे हैं तो आपने जिसे ऑलरेडी मिनिमम कहा था उससे छोटा घर आपको मिल गया है, ठीक है? तो अगर आगे चलते हुए आपको कोई नया कैंडिडेट मिल जाता है जो कि मिनिमम कहलाने के लायक है, स्मॉलेस्ट कहलाने के लायक है, तो आप क्या करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देंगे कि हाँ भाई हाउस नंबर 4 जो है ना वो मिनिमम है या वो स्मॉलेस्ट है। अभी मेरी अपडेट हो गई इन्फॉर्मेशन। फिर आप आगे बढ़ेंगे 4 के बाद 5 चेक करेंगे, 6, 7, 8 हो सकता है आप 20 पे पहुँचे तो आपको उससे भी छोटा मिल जाए। तो आप फिर इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे और यही सिलसिला कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप सारे के सारे हाउसेस चेक ना कर लें। तो बिल्कुल यही काम जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे दूसरे घर से क्योंकि पहले को तो मैंने मिनिमम मान ही लिया है और चेक करेंगे आखिर तक। और क्या चेक करेंगे? कंपेयर करते रहेंगे अपने एग्जिस्टिंग मिनिमम को हर घर से। तो अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है कि मैं जिस घर को एनकाउंटर कर रहा हूँ वो छोटा है तो मैं अपने मिनिमम को अपडेट कर लूँगा और इंडेक्स को भी अपडेट कर लूँगा और दोनों जगह पे क्या रख लूँगा सी वाली वैल्यू। तो ये सिलसिला अगर मैं करता रहूँगा तो जब सारे घर मैं चेक कर चुका हूँगा तो ये बात की श्योरिटी है कि मेरे पास इंडेक्स में जो है उस घर का एड्रेस होगा जो घर सबसे छोटा है या मिनिमम नंबर है इस एग्जाम्पल के व्यू पॉइंट से। तो सिंपली मैं रिटर्न कर दूँगा इंडेक्स और इंडेक्स मुझे मिल जाएगी तो जैसे कि मैंने बताया पास बाय रेफरेंस है, जो नंबर इंडेक्स घर का यहाँ पे वही घर का एड्रेस वहाँ पे भी होगा। तो मैं इससे अपने हाउस का मिनिमम नंबर ये कह सकते हैं निकाल सकता हूँ। यही प्रोग्राम अगर आप थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करें तो आप इससे लार्जेस्ट नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं या टॉलेस्ट हाउस फाइंड करने वाली एग्ज़ाम्पल भी कर सकते हैं। ठीक है? तो मोर ऑन दिस एग्ज़ाम्पल इन लैब क्योंकि ये करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन मैंने थोड़ा-थोड़ा इसको आपको समझा दिया कि ये कैसे काम करता है। आइडियोलॉजी समझा दी कि आप एक-एक घर के हर घर को चेक करेंगे और आगे बढ़ते जाएँगे। ठीक है? इससे ये एक एग्ज़ाम्पल है। एक्सप्लोर योरसेल्फ था लेकिन मैंने बता दिया थोड़ा-सा कि कुछ तो हमारे पास चैलेंजिंग हो आज के लेक्चर में। तो इस तरीके से है कि आप 2, 5, 4, 1, 6 डाल रहे हैं और आप देख रहे हैं सबसे छोटा 1 है, तो 1 की लोकेशन अगर आप काउंट करें तो 4th बनती है। तो इसने देखिए फाइंड आउट करके बता दिया कि 4th लोकेशन पर जो है आपका 4th लोकेशन, ठीक है? लोकेशन यूज़र के व्यू पॉइंट से, क्योंकि हमने +1 एडजस्ट किया हुआ है इसमें और वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है? तो मो इस एग्ज़ाम्पल को देखेंगे, लैब में ट्राई कर सकेंगे, अगर टास्क हुआ तो नहीं बताऊँगा, टास्क ना हुआ तो बता दूँगा। इस एग्ज़ाम्पल को भी आप लोग ट्राई कर लीजिए एक्सप्लोर खुद ही से। ये सिंपली रिवर्स कर रही है नंबर को। रिवर्स करने का मतलब ये है कि जो भी आप इसको डेटा देंगे, ये उसको रिवर्स सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देगी। ठीक? तो लेक्चर यहीं तक था, बेसिक ज़्यादा थी तो एग्ज़ाम्पल पे हम फ़ोकस नहीं कर सकते, एग्ज़ाम्पल पे हम इंशाल्लाह लैब में फ़ोकस करेंगे। तो लेक्चर यहीं तक था। अगर आप लोगों को क्यूरी हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं क्योंकि टाइम हमारा जो ऊपर हो गया है, फिर हम कंक्लूज़न की तरफ चलते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरीज़ और शुड आई कंक्लूड? चलें तो ठीक है फिर कंक्लूड करते हैं। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया लेक्चर। एनीवेज़ टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।